नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेईई के एएफएम के यूनिट नंबर 12 के थ्योरी लेक्चर में, जो कि बेस्ड है बैलेंस शीट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे के पूरे मॉड्यूल बी का शुरुआत है यहाँ से। और मॉड्यूल बी में दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसी टॉपिक में कवर होता है, जो कि बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों एक एक आस्पेक्ट को समझते हैं, बैलेंस शीट का कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और मैं आपको जहाँ जहाँ जरूरत हो सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा चीज़ों को। और इसके बाद इस थ्योरी वीडियो के बाद हम लोग एमसीक्यूज वीडियो भी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की ओवरव्यू की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है एसेट एंड लायबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब क्या होता है कि बिजनेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ कोई वैल्यूएबल चीज़ खरीदते हैं, राइट, सपोज यू बाय समथिंग वैल्यूएबल, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं, या कोई फ्लैट आप खरीद रहे हैं, या कोई इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं। ओके, सो व्हेनेवर यू बाय समथिंग वैल्यूएबल, तो आप उसके लिए तो कुछ पैसा आपको देना पड़ता है, राइट। यू यूजुअली ऑ समवन फॉर इट, किसी से या तो आप उधार लेते हैं, राइट, तो ये हो सकता है। तो जो वैल्यू आप खरीद रहे हैं, द वैल्यू दैट यू ऑन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि आप बिल्डिंग खरीदे, इक्विपमेंट खरीदे, किसी से उधार लिए तब खरीदे, तो जो वैल्यू आप खरीद रहे हैं ना, उसको एसेट बोला जाएगा। और जो आप उधार ले रहे हैं, व्हाट यू ऑ, उसको हम लोग बोलते हैं लायबिलिटी। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, और उसमें आपको एसेट और लायबिलिटी दोनों का कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि इन बिजनेस एसेट आर जनरेटेड बाय एज्यूमिंग इक्वल लायबिलिटी। जैसे आपने बिल्डिंग खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, ठीक है, तो आपने किसी न किसी से तो उधार लिया होगा, ठीक है, समवन फॉर इट, ठीक है। तो जो आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उसको एसेट कहा जाता है, और जो आपने उधार लिया वो लायबिलिटी कहा जाता है। और क्या होता है कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाता है, यानी एसेट और लायबिलिटी क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यही पॉइंट यहाँ पे समझाया जा रहा है इस पार्टिकुलर लाइन के माध्यम से। देखिए यहाँ मात्र एक लाइन लिखा हुआ है, इन बिजनेस एसेट एंड जनरेटेड बाय अज्यूमिंग इक्वल लायबिलिटी। अब मैंने इसको एक्सप्लेन किया आपको, सो दिस इज द वे। अब हमारा टीचिंग इसी प्रकार से होता है, जो एक लाइन लिखा हुआ है उसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि एसेट क्या होता है, जिस भी वैल्यूएबल चीज को आपने खरीदा। लायबिलिटी क्या होता है, उस चीज को खरीदने में जिस आपने जितना उधार लिया। और नियम क्या है, एसेट और लायबिलिटी बराबर होता है, वो आपस में बैलेंस हो जाता है। अब ये बैलेंस तो होता है, ठीक है, अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है वो समझिए। तो दोस्तों आप ऐसे समझिए कि आपका जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना, वो समझिए कि एक सी सॉ है। ये क्या है, ये एक सी सॉ है, ठीक है, सी सॉ समझते हैं ना आप। तो ये समझिए कि जो आपका फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो एक तरह का क्या है, सी सॉ है, ठीक है। तो जो जिस चीज़ का वैल्यू ऑफ व्हाट यू ऑन, आपने जो खरीदा उसका जो वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब क्या हुआ, एसेट का मतलब यही हुआ कि वैल्यू ऑफ व्हाट यू ऑन। मान लीजिए आपने किसी फ्लैट को खरीदा, तो उसका जो वैल्यू है वो एसेट कहलाता है, राइट। तो कहा जाता है कि जो एसेट है ना वो इक्वल टू होता है लायबिलिटीज़ के। मतलब लायबिलिटीज़ का मतलब कि आपने क्या उधार लिया, व्हाट यू ऑ, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। तो यही बैलेंस इक्वेशन यही कहता है कि एसेट ऑलवेज इक्वल लायबिलिटी। और दूसरी बात क्या है कि विथ लायबिलिटी इनकम्पासिंग ऑनर एंड आउटसाइड क्लेम। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड आया है, ऑनर क्लेम आया है। तो ऑनर क्लेम को हम लोग अगले स्लाइड में यहाँ देखेंगे। ऑनर क्लेम, तो लायबिलिटी के अंदर दो पार्ट होता है, ऑनर क्लेम और आउटसाइडर क्लेम, दो तरह का क्लेम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात समझिए इस पार्टिकुलर लाइन के माध्यम से कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होता है। चलिए अगला स्लाइड पे, अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ऑनर क्लेम को समझते हैं जरा। व्हाट इज ऑनर क्लेम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑनर क्लेम। ऑनर क्लेम क्या होता है कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो आप उसमें पैसा डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने समय आप उसमें पैसा डालते हैं, यू पुट इन मनी, सही है, बिल्कुल। तो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ पैसा डालते हैं उसमें। या हो सकता है कि रिजर्व्स भी, रिजर्व समझते हैं ना, कि जो आप अर्निंग कर रहे हैं बिजनेस के माध्यम से, मे अर्न मोर ओवर टाइम। तो जो पैसा, टोटल अमाउंट जो आपने डाल रखा है और जो कमाया है, एज अ ऑनर आप क्लेम करते हैं। ऑनर क्लेम यही होता है। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपना पैसा उसमें लगाते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। या हो सकता है कि आप समय के साथ जो है ज़्यादा कमाने लगे तो वो रिजर्व्स में आ जाएगा। तो जो पैसा आपने अपने बिजनेस में डाला और जो पैसा आपने अर्न किया वो आपका क्लेम है एज अ ऑनर। तो ये समझिए कि एक तरह का आपका ऑनरशिप सर्टिफिकेट है।
तो ऑनर क्लेम के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है पेड अप कैपिटल और एक होता है रिजर्व। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपने बिजनेस शुरू किया तो जो शुरुआत का पैसा है वो कहलाता है, आपने जो शुरुआत का पैसा डाल रखा है बिजनेस में वो कहलाता है पेड अप कैपिटल। और रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि आपका क्लेम क्या है, आप जो पैसा आप अर्न कर रहे हैं, जो पैसा आप कमा रहे हैं वो कहलाता है हमारा रिजर्व्स। तो दो पार्ट है, एक तो पेड अप कैपिटल है और एक रिजर्व्स है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑनर क्लेम कहलाता है। तो यही हमारा बिजनेस का नेटवर्थ होता है। और दोस्तों एक पॉइंट को समझिए, यही ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ऑनर क्लेम का मतलब क्या होता है। दूसरा चीज समझिए, वो होता है नेटवर्थ डेफिनेशन। नेटवर्थ क्या होता है, तो नेटवर्थ समझिए कि आपके बिजनेस का, आपका जैसे बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस का जो स्कोर कार्ड है वो समझिए कि नेटवर्थ होता है। तो बिजनेस के स्कोर कार्ड को हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं, समझे। तो ये आपको क्या दर्शाता है कि कितना पैसा जो है बिजनेस ने आपसे उधार लिया है एज अ ऑनर। इट शोज हाउ मच द बिजनेस ऑज यू। तो नेटवर्थ क्या बताता है कि हाउ मच द बिजनेस ऑ यू, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नेटवर्थ होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब सिंपल सी बात है कि बिजनेस का लायबिलिटी आप पर कितना है, ठीक है। मतलब बिजनेस ने आपसे कितना उधार लिया, ठीक है, ऑनर से कितना उधार लिया, वो कहलाता है हमारा नेटवर्थ। तो बिजनेस का स्कोर कार्ड कहलाता है, ठीक है। और ये बताता है कि बिजनेस ने आपसे कितना उधार लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये सोचिए कि यदि हमारा नेटवर्थ ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका ऑनरशिप का जो क्लेम होगा वो भी, ऑनरशिप पोजीशन भी अच्छा खासा होगा, स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा। ऑनरशिप का जो पोजीशन है वो क्या होगा, स्ट्रांगर होगा। ये समझ में आ रहा है। नेटवर्थ जाना होना इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस ने आपसे ज़्यादा उधार लिया और जैसे चूंकि आपने ज़्यादा पैसा दिया है बिजनेस में, तो आपका जो ऑनरशिप क्लेम रहेगा, आपका ऑनरशिप जो पोजीशन रहेगा वो स्ट्रांग होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो दो अलग अलग चीज़ है, एक तो ऑनर का क्लेम होता है जिसके अंदर पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स आता है, और एक नेटवर्थ आता है। नेटवर्थ का मतलब बिजनेस ऑनरशिप, बिजनेस स्कोर कार्ड ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझिए आपने। दूसरा होता है हमारा एंटिटी सेपरेशन, ठीक है। तो एंटिटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि जो बिजनेस है ना वो एक पर्सन है। इमेजिन करना है आपको, बिजनेस को मान लीजिए एक पर्सन है और आप एक दूसरे पर्सन है। ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और बिजनेस एक दूसरा पर्सन है। तो रन बिजनेस आप ही चला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को समझिए, बिजनेस आप ही चला रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल बुक में पता है क्या होता है, फाइनेंशियल बुक में आपका जो पैसा है और बिजनेस का जो पैसा है उसको हम लोग अलग अलग रखते हैं। समझ रहे हैं बात को, इसे ही कहा जाता है एंटिटी सेपरेशन। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एक अलग आदमी है, आप एक दूसरे आदमी हैं। ऑल्दो आप ही उस बिजनेस को चला रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल पार्लेंस में, फाइनेंशियल बुक के कॉन्टेक्स्ट में आपका पैसा और बिजनेस का पैसा अलग अलग होगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस का हेल्थ है ना वो क्लियर दिखता है, बिना किसी पर्सनल स्टफ को मिक्स किए हुए। वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है, अकाउंटिंग ट्रीट द बिजनेस एंड ऑनर एज डिस्टिंक्ट एंटिटी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव। देखिए सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि आप बिजनेस एक पर्सन है, आप एक पर्सन है। हमारा जो बैंकिंग पार्लेंस में ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। आपका पैसा, बिजनेस का पैसा दोनों अलग अलग होगा, दोनों में कोई मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग एंटिटी सेपरेशन करते हैं। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम। इसे समझिए, इक्वेशन ऑफ फाइनेंशियल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला पॉइंट आता है टोटल क्लेम्स इक्वालिटी। इसका क्या मतलब हुआ, फाइनेंशियल वर्ल्ड में पता है क्या होता है कि जो भी जिस भी चीज़ को सभी लोग क्लेम करते हैं खरीदना, ठीक है। अब देखिए क्रेडिटर हो गया या ऑनर हो गया, ठीक है, तो वो हमेशा ऐड अप होता है जो बिजनेस एक्चुअली ऑ करती है, ठीक है। देखिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है टोटल क्लेम इक्वालिटी। तो इस टर्म में क्या समझाया जा रहा है दोस्तों, इन फाइनेंशियल वर्ल्ड टोटल क्लेम दैट इज क्रेडिटर एंड, देखिए इसका मतलब सिंपल टर्म में ये श्योर करना हो गया कि जिस भी आदमी का बिजनेस में स्टेक है, चाहे वो किसका किसका स्टेक हो सकता है, चाहे वो पीपल हो, ठीक है। देखिए क्रेडिटर समझते हैं ना, क्रेडिटर मतलब क्या होता है कि वो आदमी जिसको बिजनेस ने उधार दे रखा है, बिजनेस ने जिससे उधार लिया है वो क्रेडिटर कहलाता है। जिससे बिजनेस ने उधार लिया है उसे क्रेडिटर कहलाता है। तो जिसका भी स्टेक होगा बिजनेस को किसने उधार दिया है, राइट। और दूसरा क्या है, ऑनर। ऑनर का भी तो रहता ही रहता है। तो चाहे क्रेडिटर हो चाहे ऑनर हो, जो टोटल क्लेम होता है, ठीक है, ऑल टुगेदर जो है ये सब जोड़ के होता है क्या, टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। मतलब ये एक तरीका है इंश्योर करने का कि सभी का शेयर को अकाउंट किया जा रहा है और ये हमारे ओवरऑल वर्थ ऑफ बिजनेस को मैच भी कर रहा है।
समझे। तो यही पॉइंट यहाँ समझाया जा रहा है कि हमारा जो है टोटल क्लेम इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि जिसका क्लेम है उस बिजनेस में, चाहे वो क्रेडिटर का हो चाहे वो ऑनर का हो, टोटल क्लेम जो है टोटल एसेट के बराबर होगा। ठीक है, ये लायबिलिटीज की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि एसेट और लायबिलिटी बराबर होता है, और लायबिलिटी का मैंने आपको दो पार्ट बताया था। यहाँ देखिए, एक तो क्रेडिटर होते हैं, एक ऑनर होते हैं। ऑनर का देखिए ऑनर क्लेम और आउटसाइडर क्लेम। आउटसाइडर कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। ऑनर जानते ही आप, यहाँ पे मैंने आपको समझाया ऑनर क्लेम का मतलब क्या होता है, राइट। पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, नेटवर्थ का डेफिनेशन क्या होता है, एंटिटी सेपरेशन क्या होता है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। आप पहला एक्सप्रेशन को समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि बिजनेस का जो एसेट है वो एक बड़ा सा पाई है। ये बिजनेस का क्या है? एसेट है, समझे। तो जिसका भी क्लेम होगा इस पाई पे, एवरीवन हु हैज क्लेम ऑन दैट पाई, चाहे वो ऑनर हो, चाहे वो ऑनर का क्लेम हो या क्रेडिटर का क्लेम हो, जैसे इस बिजनेस ने उधार ले रखा है, ये टोटल जोड़ के किसके बराबर होगा? टोटल इस पाई के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बताइए। तो यही पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आप बिजनेस को, एसेट को समझिए कि एक बहुत बड़ा पाई है, जिसका भी क्लेम होगा उस पाई पे, चाहे वो ऑनर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, ठीक है, तो उस टोटल जो क्लेम होगा वो होल पाई के बराबर होगा। वही पॉइंट बताया जा रहा है कि जो टोटल एसेट है, एसेट टोटल क्लेम के बराबर होता है, और क्लेम में दो पार्ट हो गया, या तो क्रेडिटर का क्लेम होगा या ऑनर का क्लेम होगा। ये पहला चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्लेम या तो हो सकता है कि जिससे बिजनेस ने उधार ले रखा है उसका क्लेम हो, या ऑनर का क्लेम हो जिसने अपना पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स को बिजनेस में डाल रखा है। दो ही क्लेम हो सकता है। तो एसेट बराबर टोटल क्लेम बराबर टोटल क्लेम ऑफ क्रेडिटर प्लस क्लेम ऑफ ऑनर, ये पहला एक्सप्रेशन है दोस्तों। इसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसीलिए इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और याद रखना एक जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने समझा दिया है आपको। अच्छा, दूसरा पॉइंट को समझिए। एक बिजनेस में जितने भी एसेट होते हैं वो समझिए कि एक पूल ऑफ मनी है। क्या है? पूल ऑफ मनी। मतलब ये मैं क्या बता रहा हूं कि जो एसेट है किसी बिजनेस में, एसेट को आप समझिए कि वो पूल ऑफ मनी है। तो ये पैसा कहां से आ सकता है? ये पूल ऑफ मनी कहां से आ सकता है? या तो लायबिलिटी से आ सकता है, या तो ऑनर से आ सकता है, समझिए ना, ठीक है। तो ये पैसा या तो हमारे लायबिलिटी से आ सकता है, यानी तो दोस्तों ऑनर से आ सकता है। तो एसेट किसके बराबर होता है? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि व्हाट द बिजनेस आउट आउटसाइड, जैसे कोई लोन हो गया, ठीक है। और दूसरा है क्या कि व्हाट द ऑनर, ऑनर का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया कि जिस भी बिजनेस के पास जो टोटल एसेट होता है वो समझिए कि एक पूल ऑफ मनी है। ये पैसा या तो दूसरे लोग से उधार लेके आ सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, यानी तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है इस पैसे को आने का कि या जो ऑनर ने जो पैसा डाल रखा है जो कैपिटल है। तो ये भी एक दूसरा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या बताया? एसेट बराबर टोटल क्लेम, जिसमें क्रेडिटर का क्लेम और ऑनर का क्लेम आता है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बताया? एसेट बराबर टोटल आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये भी दूसरा फॉर्मूला है। चलिए, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब एक टर्म को समझिए जो कि है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या मतलब हुआ? ये एक तरह का मैथ इक्वेशन है। यदि आप बिजनेस ने कितना दूसरे से उधार लिया, ठीक है, व्हाट द बिजनेस ऑज ऑर्डर फ्रॉम एवरीथिंग इट ऑन, तो देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ क्या बताया जा रहा है? एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब कि इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट द बिजनेस ऑज फ्रॉम अदर, ठीक है, यदि आप जो आउटसाइड लायबिलिटी को, ठीक है, टोटल एसेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो ऑनर के तरफ ऑनर का हिस्सा है, ये भी एक फॉर्मूला है। तो यदि आपको कैपिटल निकालना हो, ठीक है, देखिए सिंपल सा चीज है, दो चीज को समझिए। जो टोटल एसेट होता है ना बिजनेस का, उसका दो हिस्सा होता है। एक हिस्सा होगा जो कैपिटल होगा, कैपिटल का मतलब ऑनर का क्लेम, और एक हिस्सा होगा जो कि क्रेडिटर का क्लेम होगा, जिसको हम लोग आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी बोलते हैं, समझे। तो यही होता है हमारा टोटल एसेट। तो आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको आउटसाइड लायबिलिटी दे देगा, एसेट दे देगा, पूछेगा कैपिटल बताओ, माइनस कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में आपको एसेट दे देगा, कैपिटल दे देगा, पूछेगा आउटसाइड लायबिलिटी बताओ, फिर भी माइनस कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी देगा, पूछेगा एसेट बताओ, तो जोड़ दीजिएगा। तो बस बेसिक चीज कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट डायनेमिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एसेट लायबिलिटी इंटरेक्शन। आइए इसे समझते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस एक स्केल है जिसमें एसेट एक तरफ है और लायबिलिटी दूसरी तरफ है। स्केल समझते हैं ना, ठीक है, ये समझिए कि स्केल है, मेजरमेंट, ठीक है, जिसमें एसेट एक तरफ है और लायबिलिटी एक तरफ है,
ठीक है। तो यदि आप ज़्यादा वेट एक तरफ ऐड कर देंगे, मान लीजिए एसिड की तरह आप ज़्यादा वेट ऐड कर देते हैं, ठीक है, जैसे आपने नया इक्विपमेंट खरीद लिया, ठीक है, या आप मान लीजिए कि लायबिलिटी बढ़ाना है तो आप जो है लोन ले लिए, ठीक है, या लोन हटा दिए, लोन को पे ऑफ कर दिए, समझ रहे हैं ना, तो एसेट तो लायबिलिटी वाला हिस्सा घट जाएगा ना, एसेट वाला बढ़ जाएगा। तो होता क्या है ना कि दूसरा साइड अपने आप एडजस्ट हो जाता है ताकि चीज़ें बैलेंस रहें, समझ रहे हैं। वही कहा रहा है कि एसेट में चेंज होना या लायबिलिटीज में चेंज होना, इससे कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट आ जाता है ऑनर के क्लेम में या कैपिटल में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये दूसरा साइड की क्या बात हो रही है कि यदि आपका एसेट और लायबिलिटी चेंज होगा ना, चेंज होने का मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो इस कारण से चेंज होने के कारण अपने आप ही ऑनर क्लेम या कैपिटल एडजस्ट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है वो समझिए, फॉर्मूला यही है ना कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, यही है ना। तो यदि मान लीजिए कि ये चेंज हो रहा है, यदि ये चेंज हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा ऑनर क्लेम में कैपिटल में, वही पॉइंट बताया जा रहा है। अब दो चीज़ हो सकता है, एसेट बढ़ेगा या एसेट घटेगा, यही हो सकता है ना। अब हम लोग दोनों केस को डिस्कस करते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो एसेट बढ़ने से ऑनर क्लेम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये डिस्कस करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ जुड़ेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ज़्यादा इक्विपमेंट ले लिया, आपने ज़्यादा कैश ले लिया, तो मतलब क्या हो रहा है कि जो आपका स्केल का जो एसेट साइड है वो हेवियर होते जा रहा है। ये मान लीजिए आपका एसेट साइड है तो ये आपका स्केल क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा ना। तो उसी वक्त यदि आप दूसरे से उधार नहीं ले रहे हैं, मतलब आपका जो लायबिलिटी है वो कांस्टेंट है, तो कैपिटल भी क्या होगा दोस्तों, कैपिटल भी बढ़ेगा ना, कैपिटल को ही बढ़ना पड़ेगा तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एसेट बराबर कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, यही होता है ना। यदि हमारा एसेट बढ़ रहा है और ये हमारा आउटसाइड लायबिलिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल को भी बढ़ना पड़ेगा, वही कहा जा रहा है, वही समझाया जा रहा है। एसेट के बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा यदि हमारा अदर लायबिलिटी कांस्टेंट है, तो इसे कहते हैं इंक्रीज इन एसेट। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, रिडक्शन इन एसेट, यही हो सकता है ना। या तो एसेट बढ़ेगा या एसेट घटेगा। एसेट जब बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कैपिटल भी बढ़ रहा है, लेकिन अब एसेट यदि घटेगा, ऐसा एसेट घटना, या हम उल्टा ऐसा भी बोल सकते हैं कि लायबिलिटी बढ़ना, दोनों एक दूसरे का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है। यदि एसेट आपका घट रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है, बात तो बराबर ही है ना। अच्छा आप सोचिए, आप जब एसेट घट रहा है मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आप खो रहे हैं, लूज कर रहे हैं, या आप ज़्यादा उधार ले रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो मतलब क्या होता है कि एसेट साइड जो हमारा स्केल का है वो हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एसेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है तो एसेट साइड हल्का होगा। तो इस केस में जो आपका ऑनरशिप शेयर है, आपका जो कैपिटल है, ठीक है, वो भी घट जाएगा क्योंकि आपने दूसरे से ज़्यादा उधार ले लिया है। तो वही मतलब बात वही है, बैलेंस रखने वाली बात है, समझ में आया। तो दोनों मैंने आपको सर्कमस्टांस समझा दिए, एसेट का बढ़ना या एसेट का घटना के कारण हमारे कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल को देखिए, समझिए। मिस्टर आर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ सक्सेसिव चेंज आए या ट्रांजेक्शन हुए, वो आप जरा देखिए। एक तरफ आप देख सकते हैं एसेट में क्या क्या लिखा हुआ है वो जरा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल रिसीवेबल, डेटर। अच्छा डेटर आप समझते हैं ना, डेटर का मतलब क्या होता है कि जिसने मिस्टर आर से उधार ले रखा है, तो मिस्टर आर को बाद में पैसा मिलेगा, इसीलिए वो एसेट साइड में डेटर को लिख के रखा है। स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक ट्रेड में है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सभी इनके एसेट हैं, एसेट है। अच्छा मैंने क्या बोला कि एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल तो जोड़ दीजिए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, ऑनर, आपको बताया था ना मैंने, ऑनर का जो शेयर होता है, दो चीज़ होता है, एक तो ऑनर का शेयर, तो ये जो कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है ऑनर का शेयर है ना। उसके बाद क्रेडिटर का शेयर, कुछ हो सकता है बिल आउटसाइड, ये हमारा क्रेडिटर का शेयर हो गया, कुछ बिल्स पेबल हो सकता है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये सभी हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में आ गए। तो कहने का मतलब कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, हमेशा बैलेंस रहेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। समझ में आया, बैलेंस शीट इक्वेशन यही होता है, पूरे टॉपिक को यही बस समझाया जा रहा है कि बैलेंस शीट इक्वेशन हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी टोटल एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। अभी देखिए एक बिजनेस की कमिटमेंट के बारे में एग्जांपल लेके समझाया जा रहा है। एग्जांपल लिया गया मिस्टर आर का और फिर उनके माध्यम से कुछ बेसिक चीज़ें समझाई जा रही हैं। देखिए मिस्टर आर ने एक बिजनेस को इनिशिएट किया 20,000 के कैपिटल से। इसका मतलब ये हुआ कि उसने बिजनेस में 20,000 रुपया डाला इनिशियल फंड के रूप में। दूसरा पॉइंट क्या है, एसेट फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस किक ऑफ हो गया तो इसके पास 20,000 रुपया था, कैश के फॉर्म में था ना, ठीक है। मतलब किक ऑफ होने के समय बिजनेस के पास 20,000 रुपया कैश के फॉर्म में था। मतलब समझिए कि आपके वॉलेट में कैश है जब आप एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, वही होता है एसेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लेम इक्वालिटी।
तो जिसका भी क्लेम होगा उस बिजनेस पे, चाहे वो ऑनर हो या जिसको बिजनेस ने उधार दे रखा है, टोटल टुगेदर अमाउंट कितना होगा? तो 20,000 होगा। फिर से समझिए, फर्म का एसेट कितना है? 20,000, क्योंकि शुरुआत जो किया था ये फर्म बिजनेस 20,000 रुपया कैश था इसके पास। तो जिसका भी क्लेम होगा उस बिजनेस पे, चाहे वो ऑनर का क्लेम हो या वो किसी उधार क्रेडिटर का क्लेम हो, ठीक है, टोटल अमाउंट कितना होगा? 20,000 होगा ना। तो ये श्योर करना कि ये सभी लोगों को पता हो कि स्टार्टिंग पैसा कहाँ से आया और कहाँ पे ऐड हो रहा है, वही होता है क्लेम इक्वालिटी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे उसको यहाँ पे बैलेंस शीट में शो किया गया है। आप इस तरफ देख सकते हैं लायबिलिटीज़ है, एक तरफ हमारा एसेट है। लायबिलिटीज़ में आर का कैपिटल है कितना? 20,000 है, और एसेट साइड में कैश कितना है इनका? 20,000 है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि लायबिलिटीज़ में हमने आर कैपिटल क्यों शो किया? क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना, एसेट तो इनका तो कैश के फॉर्म में इनके पास 20,000 है, वो तो एसेट है। और मैंने क्या बोला था कि लायबिलिटीज़ भी बराबर होगा एसेट बराबर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में क्या आएगा इनका? कैपिटल आएगा, ऑनरशिप स्टेक आएगा। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने मशीनरी एक्वायर किया, तो इन्होंने 1,000 रुपया खर्च किया, ठीक है, 1,000 रुपया खर्च किया कैश के माध्यम से मशीनरी खरीदने में। मतलब कि अब इनके पास इनके बिजनेस में 1,000 रुपया कम है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये समझिए कि उन्होंने कुछ वैल्यूएबल आइटम खरीदा, राइट। जो भी पैसा इनके पास था उससे उन्होंने एक वैल्यूएबल आइटम खरीदा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस में एसेट बढ़ रहा है, कैश तो घटेगा, लेकिन एक्विजिशन के कारण एक नया एसेट आ गया जिसको मशीनरी कहते हैं बिजनेस में। अब देखिएगा इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो नया एसेट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ये जो नया एसेट ऐड हुआ इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो समझिए। तो जो बिजनेस ने जो भी खरीदा था उसका जो वैल्यू है, यानी जो एसेट है, वो तो चेंज नहीं होगा। टोटल वैल्यू तो वही ना रहा, 20,000 रहेगा ना। भले ही कैश वाला 20 से 19,000 हो गया और मशीनरी वाला 1,000 बढ़ गया, मतलब टोटल जो वैल्यू हो तो एसेट का 20,000 ही है। एसेट में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क पड़ा। भले ही मशीनरी उसने खरीदा, लेकिन कैश दे के ही ना मशीनरी खरीदा, 1,000 रुपया कैश दे दिया, बदले में मशीनरी ले लिया। तो एसेट का वैल्यू अभी भी तो 20,000 है, बस कंपोनेंट दो हो गए। पहले एक कंपोनेंट थे, अब दो कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट हो गया कैश और दूसरा कंपोनेंट हो गया मशीनरी, ठीक है। तो एसेट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ा, टोटल वैल्यू एसेट का वही है। हाँ, कैश नीचे गया, मशीनरी का वैल्यू बढ़ा, तो यही हो रहा है यहाँ पे। और लायबिलिटी साइड तो हमारा कैपिटल ही है, इसका पूंजी ही है। समझ में आया? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि हमारा मशीनरी ऐड हो रहा है तो उसके कारण बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बैलेंस शीट को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा देखिए, गुड्स परचेज ट्रांजैक्शन हो रहा है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए कि इसने 2,000 रुपया किसी गुड्स को परचेज करने में खर्च किया, तो अब क्या होगा कि अब इसके पास 2,000 कैश और कम हो जाएगा। अभी 19,000 है, इसमें से 2,000 घटा देंगे तो 17,000 कैश बचेगा। समझ रहे हैं? तो मतलब ये समझिए कि ये पैसा को यूज कर रहा है ताकि प्रोडक्ट को खरीद सके। अच्छा, तो एक ये कैश एक्सपेंडिचर हो गया। अब दूसरा चीज़ है स्टॉक, ये जो हमारे सामान इससे खरीदते तो स्टॉक में ऐड होगा, स्टॉक एक्विजिशन। मतलब कि कैश तो जा रहा है नीचे, लेकिन बिजनेस के पास अभी कोई चीज़ वैल्यूएबल मिल चुका है जो कि है स्टॉक ऑफ गुड्स, ठीक है। तो नेट एसेट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो नेट एसेट अभी भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कैश में 2,000 घटा, गुड्स में 2,000 बढ़ गया, टोटल एसेट अभी भी 20,000 है। समझ रहे हैं? तो कैश घट चुका है, लेकिन जो गुड्स का टोटल वैल्यू है वो अभी टोटल एसेट अभी का वही है, ठीक है। चलिए, और ओवरऑल वर्थ भी वही है, मतलब कैपिटल भी वही है 20,000। अब देखिए दूसरा है क्रेडिट परचेज। आप इसको समझिए, क्रेडिट परचेज को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं बैलेंस शीट में वो समझिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि बिजनेस ने किसी सामान को खरीद लिया 5,000 रुपये में, लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया। यही होता है ना क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? उधार में लेना। 5,000 रुपये का सामान तो मंगा लिया बिजनेस, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, ठीक है। तो ये समझिए कि ये प्रॉमिस कर रहा है कि वो बाद में पैसा पे कर देगा, जिससे क्या हो रहा है कि बिजनेस को गुड्स इमीडिएटली मिल जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि परचेज के कारण जो बिजनेस के पास ज़्यादा गुड्स है जो कि 5,000 वर्थ का है, ठीक है। तो टोटल एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टोटल एसेट जो है परचेज के बाद जो है टोटल एसेट, आप देखिए इसको यहाँ समझिए कि 5,000 का सामान उसने खरीदा बिना कैश पे किए हुए, मतलब बाय नाउ पे लेटर डील वाला है। स्टॉक बढ़ रहा है क्योंकि क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो बिजनेस के पास जो है एक गुड्स आ चुका है जिसका वैल्यू 5,000 का है, ठीक है। तो स्टॉक का इन्वेंट्री बढ़ाने जैसा हो गया बिना कैश स्पेंड किए। लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो समझिए। देखिए बिजनेस ने कैश तो पेमेंट किया नहीं है गुड्स के लिए, तो इसका 5,000 उधार ले लिया है ये सप्लायर को। तो ये ऑड मनी जो है एक तरह का प्रॉमिस है कि वो फ्यूचर में पेमेंट करेगा, तो ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी तो क्रिएट कर रहा है। तो अब इसका बैलेंस शीट कैसा दिखेगा बताइए? इसका बैलेंस शीट कैसा दिखेगा? देखिए सबसे पहले तो कैश था, अब गुड्स में बढ़ चुका है, 7,000 गुड्स बढ़ चुका है, ठीक है। तो बस एक क्रेडिटर ऐड हो जाएगा इधर, कितना का ऐड हो जाएगा? 5,000 का क्रेडिटर ऐड होगा। क्यों 5,000 क्रेडिटर ऐड हो जाएगा? क्योंकि 5,000 का इसने उधार लिया। अभी भी देखिए एसेट और लायबिलिटी बराबर हो गया है,
समझ रहे हैं क्रेडिटर क्यों ऐड हुआ, आप समझ में आया। क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि जो पैसा और क्रेडिटर को हम लोग कहाँ शो कर रहे हैं, लायबिलिटी साइड में शो कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसको पैसा देना है, बिजनेस को वो क्रेडिटर को पैसा देना है, इसलिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और इसीलिए 5,000 को लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। तो ये एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब एक और केस को समझिए, क्रेडिट सेल एंड सरप्लस क्रिएशन। इसमें क्या मतलब होता है कि बिजनेस जो है गुड्स को बेच दिया बिना इमीडिएट पेमेंट मिले। अब बिजनेस गुड्स बेच रहा है, अभी तक गुड्स खरीद रहा था, अब बिजनेस गुड्स बेच रहा है क्रेडिट सेल पे, मतलब गुड्स बेच रहा है, इमीडिएट पेमेंट नहीं ले रहा है। तो एक नया एसेट बनेगा जिसको डेटर कहेंगे। कितना का डेटर बनेगा, 5,000 का डेटर, मान लीजिए 5,000 का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये मतलब बिजनेस जो जिस बिजनेस की बात हो रही है वो गुड्स बेच तो दिया लेकिन उसे पेमेंट नहीं मिला, तो डेटर अकाउंट बनेगा एसेट साइड में। मैंने बताया था आपको कि एसेट साइड में डेटर अकाउंट बनता है, तो 5,000 का होगा। तो एसेट में क्या फर्क पड़ेगा, नेट एसेट बढ़ेगा कि घटेगा। अच्छा एक चीज़ को समझिए, कॉस्ट रिडक्शन को समझिए। हो क्या रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जिसको COGS बोलते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 3,000। मतलब क्या हुआ कि ये वो अमाउंट है जो कि बिजनेस ने खर्च किया ताकि गुड्स को एक्वायर कर सके। तो उसको बेचने से क्या हो गया कि इसका इन्वेंट्री कम हो गया, स्टॉक ऑफ गुड्स कम हो गया इस अमाउंट से, ठीक है ना। तो जिस भी गुड्स को बेचा उसका कॉस्ट था 3,000 का, जो भी गुड्स बेचा है ना उसका कॉस्ट कितना था, 3,000 का कॉस्ट था, ठीक है। तो नहीं सॉरी, ये COGS का देखिए 5,000 का सामान तो बेचा, लेकिन 5,000 की जगह उसको जो बनाने में खर्चा आया था 5,000 का सामान वो था 3,000। समझ रहे हैं, जिस भी गुड्स को उसने बेचा उसका कॉस्ट था उसको 3,000। मतलब ये वो अमाउंट है जो कि बिजनेस ने खर्च किया था ताकि उस गुड्स को बनाए या एक्वायर करे, और उसको उसने बेच दिया तो उसका इन्वेंट्री कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। नेट एसेट पे क्या फर्क पड़ा, नेट एसेट बढ़ा। क्यों, क्योंकि जो 2,000 का सरप्लस है 5,000 पे उसने बेचा, 3,000 उसका COGS था, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सरप्लस ही तो होगा। तो ये वो अमाउंट है जो कि बिजनेस कमा रही है, प्रॉफिट हो गया बिजनेस का। तो ये प्रॉफिट के कारण क्या हो गया, ऑनर का जो नेट वर्थ है वो बढ़ गया। मैंने आपको ऑनर का नेट वर्थ बताया था ना, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, ऑनर का नेटवर्थ जो है, ऑनर का नेटवर्थ बढ़ गया, ठीक है। जो कि मैंने आपको ऑनर का नेटवर्थ पहले ही पॉइंट समझाया था। नेटवर्थ मतलब क्या होता है कि स्कोर बोर्ड होता है आपके बिजनेस का, कि कितना बिजनेस ने आपसे उधार लिया, क्योंकि ये जो कमा रहे हैं तो आप इसलिए इसको नेटवर्थ में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स परचेज में क्या होगा, गुड्स सेल में क्या होगा, क्रेडिट सेल में क्या होगा, क्रेडिट परचेज में क्या होगा, सभी चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेट एसेट क्यों बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है, 2,000 से बढ़ रहा है। और ऑनर का नेटवर्थ भी क्या हो रहा है, अब 22,000 पे हो गया, पहले 20,000 था प्लस 2,000। अब देखिए इसका बैलेंस शीट का इक्वेशन कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो कैश तो 17 का 17,000 ही है, मशीनरी हुआ। अब गुड्स जो है अब देखिए मशीनरी 1,000 का था, गुड्स जो है 2,000 प्लस 5,000 7,000, ठीक है। और यहाँ पे ये है, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्रेडिट सेल वाला यहाँ पे है, मैं गलत एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये वाला देखिए, हाँ अब क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे डेटर बढ़ गया, 5,000 का उसने उधार लिया है किसने, तो 5,000 का सामान लिया है, पैसा नहीं चुका है, तो डेटर वाला कॉलम यहाँ बढ़ा देंगे। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो 2,000 का इसको एडवांटेज हो रहा है ना, ठीक है, उसके लिए हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस या नेटवर्थ का कॉलम बना दिया। जो प्रॉफिट हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये 2,000 का कॉलम बना दिया, सम 2,000 का एक रो बना दिया हमने। अच्छा, और दूसरे और क्या चेंज आ रहा है, क्रेडिटर तो उसको पहले से ही ये क्रेडिटर इसने उधार लिया था, क्रेडिटर 5,000 का कुछ खरीदा था, पेमेंट नहीं किया था, ठीक है। और 3,000 का कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो ज़रा देखिए। हाँ एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि गुड्स में हमने 3,000 को माइनस कर लिया। क्यों माइनस किया है, क्योंकि गुड्स जो है वो 3,000 से कम हो रहा है, क्योंकि 3,000 COGS था ना, तो COGS को माइनस कर देंगे। अब एक टर्म को समझिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड यदि आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। धन्यवाद।